मैं हूं कैलाश सिंह पहाड़िया से आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय टोंक। बीए भाग प्रथम के भौतिक भूगोल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वह अप्रदन। इससे पूर्व हमने आपको अध्ययन करवाया था कि अपक्षय क्या होता है और यह भी बताया था कि अनाच्छादन क्या होता है। अनाच्छादन अपक्षय और अप्रदन का एक मिश्रित रूप है और अपक्षय का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। आज अध्ययन करेंगे अप्रदन। दोस्तों, अप्रदन एक गतिशील क्रिया है जो मैंने पूर्व में भी आपको बताया, यहाँ विस्तार से वर्णन करेंगे। भूतल पर परिवर्तनशील बाह्य प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों का कटाव और तलछट में का परिवहन, यानी अपक्षय में कटाव होता था मगर परिवहन नहीं होता था, स्थानांतरण नहीं होता था। अब स्थानांतरण हो रहा है, इसका मतलब अपक्षय अब अप्रदन में परिवर्तन हो गया। अप्रदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके चट्टानों का विघटन परिणाम स्वरूप निचले टीले के पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होता है। अप्रदन की प्रक्रमों में वायु, जल, हिमनद और सागरीय प्रमुख है। जो अप्रदन के जो कारक है वह बहता हुआ जल या वायु या पवन और हिमनद या सागरीय लहरें इसके मुख्य प्रमुख कारक है। अपक्षय जो मैंने पूर्व बताया एक क्षैतिज प्रक्रिया है, यानी स्थिर है, क्योंकि इसमें चट्टानों के टूटने फूटने के पदार्थों का परिवहन या स्थानांतर नहीं होता है। जबकि अप्रदन में परिवहन की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार अपक्षय एक क्षैतिज क्रिया है, यानी स्थिर क्रिया है, जबकि अप्रदन एक गतिशील या गत्यात्मक क्रिया है। यह अनाच्छादन किस प्रकार होता है यह पूर्व मैंने आपको बताया था। अपक्षय, वर्त संचलन और अप्रदन और परिवहन किस प्रकार होते हैं उसका एक डायग्राम है। दोस्तों, अपक्षय जो चट्टानों का छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और अप्रदन या क्षरण तब होता है जब उन टुकड़ों को उस स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है, उसको अप्रदन कहते हैं। इसमें एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया है कि एक पहाड़ी के बाहर बालू का पत्थर का बड़ा सा देखा गया और बालू का पत्थर में पानी गिरता है तो रेत के दाने के टुकड़े जो सीमेंट में घुलकर दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपक्षय दिखाया गया। मगर चट्टान के मुख्य शरीर पर रेत के दाने पर अलग होने के बाद एक तेज हवा या तेज पवन आती है तो रेत के दानों का उठा ले जाती है, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाती है। इस प्रक्रिया को अप्रदन कहते हैं। अप्रदन की क्रिया गतिशील कारक सम्मिलित होता है। कारक चट्टानों के तोड़ फोड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन भी कहते हैं। इस क्रिया के भाग लेने वाले कारकों को अप्रदन के कारक कहते हैं। वो कौन से कारक है जो एक स्थान तो दूसरे स्थान पर जाते हैं? वो कारक है प्रभावित जल, जो बहता हुआ जल है या नदी है या भूमिगत जल है या हिमानी है या परिहिमानी है, पवन है या हवा है और सागरीय लहरें हैं। ये प्रमुख अप्रदन के कारक है। अप्रदन के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया को सम्मिलित होती है। अब गतिशील शक्तियां या गतिशील बल कौन कौन से के कारण अप्रदन होता है वह है 5 प्रकार के हैं, जो एक एक करके देख लेते हैं। अपघर्षण, क्षारण और सन्निघर्षण, जलीय क्रिया, अपवहन। ये क्रिया किस प्रकार होती है? नदियों का अप्रदन कार्य 2 प्रकार से होते हैं, यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक प्रक्रिया नदी अपने किनारों को या तली को काटती है, जबकि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घुलनशील पदार्थ, जो नदी का बहता पानी में घुलनशील पदार्थ उसके जल में घुल जाते हैं और बहते हैं, तो नदी द्वारा अप्रदन की प्रक्रिया को इन विधियों में होती है, यांत्रिक और रासायनिक क्रिया से। अपघर्षण किसको कहते हैं? इसमें नदी अपने भोजित पदार्थों के तल तथा किनारों को घिसती है। जो अप्रदन के जो टुकड़े हैं वो अपने तली से घिसते हैं, अपघर्षण होते हैं। अपघर्षण के अंतर्गत अप्रदन के
स्थानांतरित पदार्थों के माध्यम से चट्टानों की कटाई, छटाई और बिछाई होती है, उसको अपघर्षण कहते हैं। अपघर्षण अपरदन की क्रिया के चट्टानों में टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो धरातल की घिसते हुए और क्रोसते हैं, इस क्रिया को अपघटन कहते हैं। सन्निकर्षण क्या होता है इसको भी देख लीजिए। इसमें नदी के जल में मिले हुए बड़े और सूक्ष्म पदार्थ लुढ़क कर या टूटकर चूर्ण बन जाता है। जब बड़े बड़े पदार्थ नदी में बहते हैं तो उसमें जब लुढ़कते हैं तो छोटे छोटे कण उसमें टूट जाते हैं और वो छोटे छोटे कण और बड़े कण आपस में टकराते हैं, उसको सन्निकर्षण कहते हैं। अर्थात स्वयं पदार्थ भी आपस में रगड़ खाकर गोलाकार या महीन हो जाते हैं और बालू का विकास या रेत का विकास इसी का एक परिणाम है। इसी का एक परिणाम देखा गया कि रेत किस प्रकार बनती है, रेत सन्निकर्षण के द्वारा ही बनती है। संसारण, ये क्रिया में किनारों के चट्टानों को घुलनशील तत्व जल में घुलकर बह जाते हैं। जो रासायनिक अपरदन संसारण के द्वारा होता है वो घुलन क्रिया कार्बोनीकरण के द्वारा, जल योजन के द्वारा, ऑक्सीजनकरण के कारण या जल अपघटन के माध्यम से संपन्न होती है। जल क्रिया, ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि जल क्रिया किससे द्वारा होता है। इसमें नदी का जल अपने भार द्वारा दाब डालकर तली एवं किनारों की चट्टानों को ढीला करके वहाँ से हटा देता है या स्थानांतर कर देता है, उसको जल क्रिया कहते हैं। जल गति क्रिया में नदी का जल चट्टानों का प्रहार कर उसके संगठन को कमजोर कर देता है और विघटित पदार्थों का परिवहन कर देता है या स्थानांतरण कर देता है, उसको जल क्रिया कहते हैं। एक होता अपवहन, ये पवन द्वारा होती है और मरुस्थलों में होती है इसको अपवहन। वो रेत जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो चट्टान होती है पतली परत एक उखड़ जाती है, उसका अपवहन कहते हैं। अब परिवहन किस प्रकार होता है, इनके द्वारा अपरदन के कारक चट्टानों के तोड़फोड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को परिवहन या स्थानांतरण कहते हैं। निक्षेप, निक्षेप का यहाँ जमाव से है। अपरदन के कारक चट्टानों के टुकड़ों को किनारे टुकड़ों को किसी स्थान पर जाकर जमा कर देते हैं और नई स्थलाकृति का निर्माण होता है। इस जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेप कहते हैं। जमाव की प्रक्रिया को निक्षेप कहते हैं। प्रभावित जल या नदी का कार्य, भूतल के अपरदन और समतल स्थापना की शक्ति व अभिकर्ता के रूप में नदियों का महत्व सबसे अधिक है। नदी जल को प्रभावित कर अपने उद्गम स्थान से लेकर ढालों के अनुरूप बहती है और नदी का जल सामान्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। देखिए, वर्षा से प्राप्त जल, हिम के पिघलने से प्राप्त जल या भूमिगत जल संचय से। परंतु नदियों के अधिकांश जल की मात्रा वर्षा से प्राप्त होती है और ये आप जानते हैं। नेक्स्ट है, बहता हुआ जल या नदी के 3 प्रकार से कार्य करती है। वह अपरदन कार्य, दूसरा होता है परिवहन कार्य, तीसरा होता है निक्षात्मक कार्य यानी कटाव, बहाव और जमाव। कटाव, बहाव और जमाव, ये मुख्य रूप से नदी के कार्य होते हैं। जो कटाव होता है उसको अपरदन कहते हैं। अपरदन द्वारा किनारों को या तली को काटने छाटने और उस नदी का अपरदन कार्य कहलाता है। परिवहन कार्य, कटे हुए मलों को या अवसादों को घुलनशील या भौतिक अवस्था में बहा ले जाता है, उसी नदी का परिवहन का कार्य कहते हैं। निक्षात्मक कार्य, जो बहकर लाई गई पदार्थों को उपयुक्त स्थानों के जमाने की क्रिया को निक्षेपण या जमाव कहते हैं। ये नदी के मुख्य कार्य हैं। पृथ्वी के धरातल में काट छाट और उसके रूप परिवर्तन करने के प्राकृतिक कारकों के अपरदन का अभिकर्ता या अपरदन के कारक कहा जाता है। तो कौन कौन से कारक है या कौन कौन से एजेंट है अपरदन के, वह है बहता हुआ जल या नदी या भूमिगत जल या हिमानी या हिमनद, पवन या वायु और समुद्री लहरें। ये 5 मुख्य कारक है अपरदन के। देख लीजिए किस प्रकार एक नाला या नदी बह रही है और इसमें किस प्रकार किनारों से कटाव हो रहा है। कटाव होने के बाद ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसको कहते हैं अपरदन।
नेक्स्ट ये पवन द्वारा किस प्रकार अपर्दन हो रहा है। आप इसमें देख रहे हैं कि पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार रेत के टीलों को ले जाती है और वहां निक्षेप करती है, उस निक्षेप को कहते हैं अपर्दन। अब यह आता है कि स्थल रूप, जो पृथ्वी का स्थल रूप है या भौतिक रूप है, वो कौन सी शक्तियों से पृथ्वी के धरातल या स्थल रूप बनता है। तो इसमें डेविस महोदय ने एक संकल्पना दी है, उसको कहते हैं अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र या भू आकृति चक्र या डेविस चक्र। तो 1899 में अपर्दन महोदय ने कहा कि एक स्थल रूप जो टाइम लगता है उसमें 3 मुख्य कारक होते हैं जो एक स्थल रूप बनता है। उसमें है प्रक्रिया होती है, संरचना होती है और समय। ये तीनों के आधार पर एक भौगोलिक चक्र का निर्माण होता है, ये डेविस महोदय ने कहा। भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन डेविस महोदय ने किया है 1899 में। और भौगोलिक चक्र अपर्दन की एक अवधि है जिसके अंतर्गत उत्तेजित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक भू आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इस आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम, समय अर्थात अवधि का प्रतिफल है। दोबारा देखिए कि डेविस ने बताया जो स्थल रूप है या स्थलाकृति है या भू आकृति है, वह किसका प्रतिफल है? वो संरचना, प्रक्रम और समय अर्थात अवधि का प्रतिफल है। ये तीनों का प्रतिफल है, स्थल रूप या भू आकृति या भौगोलिक आकृति। इन तीनों कारकों को डेविस ने त्रिकूट के नाम से बताया। ये पूछ लेते हैं कि डेविस ने त्रिकूट किसको कहा, तो आप बता सकते हैं कि संरचना, प्रक्रम और समय को डेविस ने त्रिकूट कहा गया। डेविस की सामान्य सिद्धांत यह है कि स्थूल रूप के समय के संदर्भ में कार्मिक परिवर्तन होता है और इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य स्थल रूपों को जन्य एवं क्रमबद्ध वर्णन करता है। डेविस का भौगोलिक चक्र मॉडल निम्न मान्यता पर आधारित है। डेविस ने कुछ मान्यताएं दी है, वो किस प्रकार है? स्थल रूप यानी जो स्थल रूप है वो अंतर्जात और बाह्यजात जो कारक है या बल है कि पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल होता है, ये सही बात है। दूसरा, स्थल रूप का विकास इस तरह क्रमिक रूप से यानी क्रमबद्ध रूप से होता है जो पर्यावरणीय दशाओं को परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूप का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न करता है। अर्थात स्थल रूप का स्वरूप पर्यावरणीय दशा में परिवर्तन के अनुरूप होता रहता है। डेविस के सिद्धांत की प्रथम मान्यता के अनुसार जैसे ही भू आकृति प्रक्रम समय के साथ कार्यशील होता है तो स्थल रूप की इस तरह का कार्मिक परिवर्तन होता है कि सामान्य, आंतरिक और बाह्य पर्यावरण दिशा में स्थल रूप का एक व्यवस्थित रूप विकसित हो जाता है और इस बाह्य दशाओं के अपर्दन, अनाच्छादन और निक्षेपण की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जबकि आंतरिक क्रियाओं के अंतर्गत जो अंतर्जात बलों को शामिल किया जाता है और इस संदर्भ के तंत्र के आधार पर आगे चलकर कई मॉडल प्रतिपादित किए गए, जिसको अपर्दन का सामान्य चक्र या सागरीय अपर्दन चक्र या काष्ठस्थलाकृति अपर्दन चक्र या परिहिमानी अपर्दन चक्र कहलाते हैं। भूदृश्य के विकास और रूपांतर के संबंधित अपर्दन का भौगोलिक चक्र विलियम मॉरिस डेविस की जो पूर्व बताया, जो 1899 की संकल्पना थी, जिसके उनके किसी स्थान की भू आकृति का विकास में 3 कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको बताया। पहला कारक है संरचना, दूसरा है प्रक्रम यानी प्रोसेस और तीसरा है समय या अवधि। इन कारकों के डेविस का त्रिकूट कहा गया और इस वाक्य को व्यक्त किया गया कि जो पूर्व में बताया कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। दोबारा फिर आपको इसको ध्यान में रखना है कि स्थल रूप यानी भू आकृति या पृथ्वी का रूप है, वो किसका प्रतिफल है? वो संरचना का, प्रक्रम का और अवधि या समय का या अवस्था का प्रतिफल है। अब एक एक कर इसका अध्ययन कर लेते हैं। संरचना से यहाँ पर उस खनिजों पर जो होते हैं या स्थल रूप में जो चट्टानें होती उसका संरचना से इसका तात्पर्य है कि कोमल जो चट्टानें होगी उसमें अपर्दन की क्रिया अधिक होगी।
ये कठोर होगी तो उसमें अपर्दन की क्रिया कम होगी। तो उसकी संरचना पर निर्भर है, उस वहाँ के धरातल के स्वरूप पर निर्भर है कि उसकी संरचना किस प्रकार है। दूसरा है प्रक्रम। प्रक्रम में जो प्रोसेस होता है जिसमें आंतरिक और बाह्य बलों की क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। अंतर्जात बलों के कारण ज्वालामुखी या जो पटल विरूपणीय शक्तियाँ क्रिया होती है जो पृथ्वी के धरातल पर पर्वत, पठार, पहाड़ी आदि का निर्माण करती है और भूस्थल का असमानता का उत्पन्न करती है। दूसरी ओर बाह्यजात बल जैसे बहता हुआ जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवन, समुद्री लहरें आदि जो पृथ्वी के धरातल को समतल करती है, ये बल उत्तेजित भूमि का अपर्दन करते हैं और अपर्दित पदार्थ का परिवहन करते हैं और उनको अन्यत्र जमा करते हैं और भू स्वरूपों का विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इसको कहते हैं प्रक्रम। एक होता है समय या अवस्था या अवधि। डेविस के अनुसार स्थल रूप का विकास में डेविस के 3 अवस्थाओं में पहचान की गई। समय श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीवनावस्था या वृद्धावस्था। जिस प्रकार प्रत्येक प्रक्रम विशिष्ट भूदृश्य का निर्माण करती है, उसी प्रकार अपर्दन की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट भूस्वरूप की प्रदर्शित करता है, जिसकी सहायता से भूदृश्य का विकास अवस्था की पहचान करना संभव है। डेविस के विचारों में भू आकृति एक जीवन विकास के समान विकसित होती है। जिस प्रकार एक जीवन प्रक्रिया होती है कि बच्चा जो शिशु अवस्था में होता है, फिर उस प्रौढ़ अवस्था में आता है, फिर जीवन अवस्था में आता है, उसी प्रकार डेविस कहते हैं कि जो वो आकृति है या स्थल रूप भी एक जीवन के विकास के समान विकसित होती है। अपर्दन चक्र को उसके भौगोलिक चक्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसके एक उत्तेजित भूखंड भूरक्षण के प्रकोण को रूपांतरित होता है, जिसके समान एक निम्न या आकृतिविहीन मैदान या संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसको अपर्दन चक्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक उच्च भूभाग उस समय तक अपर्दन होता है जब तक कि वो समुद्र तल के नीचे नहीं कर देता। वहाँ का जो जोड़ा जाना आवश्यक है, यहाँ पर ये जोड़ा जाना आवश्यक है कि ऊंचा उच्च के भिन्नता और संरचना, पटल, विरूपणी, इतिहास और जलवायु परिस्थिति के क्रमशः उल्लेखनीय परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था या समय का प्रतिफल है, जो डेविस महोदय ने कहा है। अतः स्पष्ट है कि भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र समय की एक अवधि होती है जिसके दौरान जो स्थलखंड है निर्णायक प्रकरणों को द्वारा या प्रोसेस के द्वारा एक आकृतिविहीन मैदान या संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। विकास की अवस्था और भू आकृति की विशेषताओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे नदी द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थल रूप का निर्माण करती है, उसको अलग से हम बताएंगे कि नदी द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। आपने अपर्दन चक्र का वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।